हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। लास्ट वीडियो में हमने किए थे PYQ ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड ऑफ UGC नेट 2020 ईयर के। आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये हमारी थर्ड वीडियो है PYQ की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, इंटरैक्टिव एंड मल्टीमीडिया सिस्टम प्रोवाइड फॉर ए न्यू कल्चर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ये स्टेटमेंट 1 गिवन है कि जो इंटरैक्टिव और मल्टीमीडिया सिस्टम आया है, जो इंटरैक्टिव और मल्टीमीडिया सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है एक नया कल्चर। किसको नया कल्चर प्रोवाइड करता है? टीचिंग को और लर्निंग को। तो ये बात तो सच है कि जो मल्टीमीडिया सिस्टम अभी आया है, मल्टीमीडिया सिस्टम जो है जहाँ से हम मल्टीमीडिया यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट की भी हम फैसिलिटी ले रहे हैं, अपनी बुक्स की भी फैसिलिटी ले रहे हैं, तो वो मल्टीमीडिया सिस्टम के अंदर आ गया। तो वो क्या हुआ, उसने एक नया कल्चर प्रोवाइड किया है जिससे हमारी टीचिंग भी इजी हुई है और लर्निंग भी इजी हुई है। तो ये बात तो ये स्टेटमेंट सच है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड स्टेटमेंट सेकंड गिवन है कि वर्चुअल क्लासरूम कन्वर्ट स्टूडेंट इनटू सेंसलेस ह्यूमनॉइड्स। कि जो वर्चुअल क्लासरूम है उन्होंने बदल दिया है स्टूडेंट को सेंसलेस ह्यूमनॉइड्स में, कि उन्होंने एक सेंसलेस मानव में बदल दिया है विद्यार्थियों को। तो ये बात तो गलत हुई, क्योंकि वर्चुअल क्लासरूम से टीचिंग और लर्निंग इजी हुई है, बट स्टूडेंट्स को हम ये बोलते कि वो सेंसलेस ह्यूमनॉइड हो गए या फिर वो सेंसलेस मानव के रूप में बदल दिया वर्चुअल क्लासरूम ने, तो वो बात गलत होगी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है बट स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज़ फॉल्स। क्योंकि इंटरैक्टिव और मल्टीमीडिया की वजह से टीचिंग लर्निंग इजी हुई है बट स्टूडेंट सेंसलेस हो गए हैं, ये बात गलत है। तो स्टेटमेंट थर्ड इज़ करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज़ करेक्ट। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एक वन इज़ लेबल्ड एज असर्शन एंड वन इज़ लेबल्ड एज रीज़न। तो एक असर्शन रीज़न वाला क्वेश्चन है। तो असर्शन एंड रीज़न, तो फर्स्ट असर्शन हमें गिवन है, न्यू मीडिया एनहांस द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड द लर्निंग इन्वायरमेंट अनहर्ड ऑफ बिफोर। कि जो नया मीडिया अभी आया है, नए मीडिया की वजह से अपॉर्चुनिटी बढ़ी है। किसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ गई? लर्निंग की। जो हमारा लर्निंग इन्वायरमेंट है उसके अवसर, उसके अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सपेंड करने का मौका मिला है नई मीडिया की वजह से। ये तो असर्शन है। और रीज़न है, लर्नर्स कैन डिज़ाइन देयर ओन लर्निंग प्रोसेस। कि अभी जो नई मीडिया आया है, न्यू मीडिया, उसकी वजह से लर्नर्स अब अपना लर्निंग प्रोसेस को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, खुद से वो सीख सकते हैं, वो डिपेंड नहीं है अब किसी पे। तो असर्शन और रीज़न को हम सोल्व करते हैं। असर्शन के बाद कंप्लीट होने के बाद उसके बाद बिकॉज लगाते हैं। तो अगर हम इसको सेट करके देखें लाइन को, कि न्यू मीडिया एनहांस द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड द लर्निंग इन्वायरमेंट अनहर्ड ऑफ बिफोर बिकॉज लर्नर कैन डिज़ाइन देयर ओन लर्निंग प्रोसेस। तो ये बात बिल्कुल सही जा रही है कि नए मीडिया ने जो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाई हैं लर्निंग इन्वायरमेंट को, लर्निंग इन्वायरमेंट को ईजी बनाने के लिए जो अवसर बढ़ाए हैं, उसकी वजह से क्या हुआ, लर्नर्स अपने डिज़ाइन, अपने प्रोसेस को, अपने लर्निंग प्रोसेस को खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं, खुद से वो सीख सकते हैं। तो असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं, साथ साथ रीज़न बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। असर्शन रीज़न को हम बीच में बिकॉज लगा के सॉल्व करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट आर द एक्टिविटीज़ ऑफ टीचिंग एसोसिएटेड विद इट्स इंटरैक्टिव स्टेज। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी, 3 स्टेज पढ़ी थी हमने। एक तो प्री एक्टिव स्टेज थी, एक इंटरैक्टिव स्टेज थी और एक थी पोस्ट एक्टिव स्टेज। इंटरैक्टिव स्टेज हमारी सेकंड स्टेज होती है, जहाँ पे जो टीचर है वो इंटरैक्ट होता है स्टूडेंट्स के साथ। जो टीचर है प्री एक्टिव स्टेज में तो टीचर सिर्फ प्लानिंग करता है, और इंटरैक्टिव स्टेज में जो टीचर है वो अपने कंटेंट को प्रेजेंट करता है, जो उसने प्लानिंग किया उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो इसी वजह से हम इंटरैक्टिव स्टेज को इम्प्लीमेंटेशन स्टेज भी कहते हैं, जहाँ पे टीचर जो उसने प्लानिंग की है, जो उसने कंटेंट तैयार किया है, उसको प्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इंटरैक्टिव स्टेज में आती है। तो फर्स्ट हमें गिवन है प्लानिंग ऑफ लेसन, तो वो तो आएगा नहीं। तो प्लानिंग ऑफ लेसन तो हमारा प्री एक्टिव स्टेज का पार्ट है। प्री एक्टिव स्टेज जहाँ पे जो टीचर है
वो प्लान करता है कि मुझे कितना कंटेंट पढ़ाना है। वहाँ पे वो क्लास में जाने से पहले की प्लानिंग करता है, अपने गोल को डिसाइड करता है, अपने ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करता है, स्ट्रेटेजी डेवलप करता है। तो हमारी प्री एक्टिव स्टेज आती है। तो ऑप्शन ए तो डिलीट हो गया, और ऑप्शन ए के डिलीट होते ही ऑप्शन जब जैसे हमारा ए डिलीट हुआ वैसे ही ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों ही डिलीट हो गए, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में भी ए है और ऑप्शन नंबर 3 में भी ए है। तो ए और ऑप्शन नंबर 1 और 3 डिलीट हो गए। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन बचा सेकंड और फोर्थ। तो आगे है डिटरमाइनिंग, उसके बाद बी पार्ट है डिटरमाइनिंग लर्निंग आउटकम, कि लर्निंग आउटकम, तो लर्निंग आउटकम भी हमारे प्री एक्टिव स्टेज में डिटरमाइन कर लेते हैं हम कि हमें क्या क्या पढ़ाना है, तो वो भी डिलीट हो गया। तो अब हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन बचा था बी, जिसमें बी लिखा था, तो वो भी डिलीट हो गया। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है सी डी ई, और वही है इसका आंसर इंटरैक्टिव स्टेज का। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जहाँ पर इंटरैक्टिव स्टेज में जो टीचर है वो इंटरेक्ट करता है स्टूडेंट के साथ, अपने कंटेंट को प्रेजेंट करता है, बच्चों से फीडबैक लेता है, उनको हिंट प्रोवाइड करता है, और साथ साथ बच्चों को, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है, उनको मॉनिटर करता है। तो इंटरैक्टिव स्टेज जहाँ पर जो टीचर है वो क्लास में होता है, बच्चों से इंटरेक्ट करता है, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, सी डी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूटोरियल, ग्रुप डिस्कशन एंड क्वेश्चन आंसर मेथड आर डायलॉगिक एंड आर पार्ट ऑफ डायरेक्ट टीचिंग मेथड। तो हमें पता है कि डायरेक्ट टीचिंग मेथड या डायलॉगिक मेथड वो होते हैं जहाँ पे डायलॉग्स यूज़ होते हैं, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन मेथड है, ट्यूटोरियल मेथड है। इसको हमने कवर किया था एक वीडियो के अंदर। और दो ये ऑप्शन, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड है प्रोजेक्ट वर्क, लैबोरेटरी वर्क, साइमुलेशन, रोल प्लेइंग आर एक्शन बेस्ड एंड आर इनडायरेक्ट। तो वो भी करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये दोनों ही नाम याद रखने वाली हैं कि कौन कौन से डायलॉगिक हैं और कौन कौन से एक्शन बेस्ड हैं, मेथड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑफ क्रूशियल सिग्निफिकेंस इन अडोलसेंस लर्निंग। तो अडोलसेंट लर्निंग, जहाँ पे जो किशोरावस्था जो लर्निंग होती है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से कौन सी मानी गई है? फर्स्ट है फीलिंग ऑफ ग्रुप बिलोंगिंगनेस। तो अडोलसेंस में जब किशोरावस्था के अंदर ग्रुप इतने बनते नहीं हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 डिलीट हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकंड है हीरो वर्शिप एंड सेंटिमेंट। तो ये सही है, क्योंकि अडोलसेंट लर्निंग जो होती है, जो किशोरावस्था में जो सीखने की होती है बच्चे की, वहाँ पे जो बच्चा है वो किसी को रोल मॉडल मान के चलता है, वो इमोशनल अटैच होता है उस रोल मॉडल से। तो उस हीरो वर्शिप मीन्स जब किसी रोल मॉडल की पूजा करता है, तो अडोलसेंट लर्निंग जहाँ पे हीरो वर्शिप होगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सेकंड, उसके बाद थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इन विच ऑफ द टीचिंग देयर इज ऑप्टिमम स्कोप ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज रिक्वायरिंग एनालिसिस एंड सिंथेसिस। कि ऐसा कौन सा लेवल है टीचिंग का? 3 लेवल होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। वैसे ऑटोनोमस लेवल भी होता है, बट वो लेवल ऑफ टीचिंग में हम काउंट नहीं करते हैं उसको। लेवल ऑफ टीचिंग देयर इज़ ऑप्टिमम स्कोप, जहाँ पे ज़्यादा ऑप्टिमम स्कोप है फॉर कोग्निटिव इंटरचेंज का। तो मेमोरी लेवल पे तो कोई होता ही नहीं कोग्निटिव इंटरचेंज, क्योंकि वहाँ पर तो जो टीचर ने पढ़ाया वही बच्चे ने सीख लिया, वहाँ पर तो रूट लर्निंग होती है। तो मेमोरी लेवल डिलीट, ऑटोनोमस लेवल होता नहीं है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में भी इंटरचेंज नहीं होता, वहाँ पे जस्ट वो अपने कंसेप्ट क्लियर करता है। तो सबसे ज़्यादा स्कोप कहाँ होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ योर स्टूडेंट्स आर आइडेंटिफाइड एज अनेबल बट विलिंग। मीन्स जो स्टूडेंट है वो अनेबल है, करने में सक्षम नहीं है, पर उनकी इच्छा है, वो एबल नहीं है उस काम को करने के लिए, पर उनकी इच्छा है कि वो काम करें। इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस रीडनेस लेवल विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग विल बी कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट टू डील विद देम। कि जो बच्चे एबल नहीं है उस काम को करने के लिए बट विलिंग है, तो इन चारों में से 4 ऑप्शन हमें गिवन है, चारों में से कौन सा मेथड यूज़ किया जाए टीचिंग का कि जिससे उनकी ये समस्या भी सॉल्व हो सके कि वो उस चीज़ को करने के लिए विलिंग तो है ही, वो एबल भी हो सकें। तो फर्स्ट है गिविंग चैलेंजिंग टास्क। तो अगर चैलेंजिंग टास्क देंगे तो पहले एबल नहीं है वो और उनका वैसे ही मन हट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 डिलीट हो गया। उसके बाद सेकंड है प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन।
तो कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के लिए स्कोप प्रोवाइड किया जाए, उनकी पहचान बनाने के लिए किया जाए। तो वो जब एबल नहीं है उस काम को करने के लिए, तो हम ये वाला मेथड भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि विलिंग है, वो उनकी इच्छा है बट एबल नहीं है, तो हम भी पहले उनको एबल बनाना पड़ेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तब शेयर करेंगे जब उस काम को करने के लिए एबल हो जाएंगे। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है हमारा मेंटरिंग एंड गाइडिंग विथ क्लोज सुपरविज़न। तो ये पॉइंट हो सकता है कुछ हद तक कि हम उनको गाइड करें साथ साथ, ताकि वो एबल हों, बट हमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है इसमें। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विथ एरर फ्री टास्क एंड फ्रिक्वेंट रेनफोर्समेंट। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर इसका देखा जाए तो फोर्थ ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 1 2 तो होएगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आएगा, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन कि जो स्टूडेंट्स करने उस काम को करने के लिए एबल नहीं है, तो पहले हम उनको छोटे छोटे स्टेप्स में प्रेजेंटेशन उस चीज़ को करके दिखाएंगे। उसके बाद उनको एरर फ्री टास्क देंगे, उनके एरर फ्री टास्क के साथ हम उनको प्रेजेंटेशन करके दिखाएंगे और उनको लगातार फ्रिक्वेंटली उनको रेनफोर्स करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि वो उस काम को करें। क्योंकि विलिंग तो है वो, बट एबल कब होंगे जब उनको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा, उनको प्रेजेंटेशन देखने को भी मिलेगी कि ये वो काम करना कैसे है। और साथ साथ उनको चैलेंजिंग टास्क की बजाय हम एरर फ्री टास्क देंगे जिसमें कोई गलती होने की गुंजाइश ना हो, जिससे वो उस काम को करने के लिए विल एबल भी हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेमोरी लेवल टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल मेमोरी लेवल से अलग है, ये बात तो सच है। क्यों अलग है? बिकॉज द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज़ इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज़ बेसिकली, इसने पूछा है कि रिफ्लेक्टिव लेवल मेमोरी लेवल से अलग है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिव लेवल का कम्युनिकेशन का पैटर्न है वो क्या है, वो पूछा गया है इसमें। तो 4 ऑप्शन है कि पैटर्न कम्युनिकेशन का लीनियर है, बॉटम अप है, इंटरेक्शनल है या फिर ट्रांजेक्शनल है। तो इंटरेक्शनल तो हमारा होता है अंडरस्टैंडिंग में, जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों का बिल्कुल दोनों का ही रोल, दोनों का इक्वली रोल होता है, टीचर का भी और स्टूडेंट का भी। वो होता है इंटरेक्शनल, जहाँ पे टीचर स्टूडेंट दोनों ही एक रोल में है, दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं। बट ट्रांजैक्शनल, जहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रही है, जहाँ पे इंटरचेंजिंग की बात हो रही है, तो वो आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल में। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसका, ट्रांजैक्शनल मैथड, ट्रांजैक्शनल पैटर्न है कम्युनिकेशन का, क्योंकि जो वहाँ पे स्टूडेंट है उनका ज़्यादा, स्टूडेंट प्राइमरी रोल पे रहते हैं, प्राइमरी लेवल पे रहते हैं और टीचर सेकेंडरी लेवल पे रहते हैं। तो जो स्टूडेंट है वो एक टाइप से पीएचडी डिग्री मीन्स वो डॉक्टरेट डिग्री कर रहे होते हैं, उनका जो कम्युनिकेशन लेवल बहुत हाई होता है, वो ट्रांजेक्शन करना सीख जाते हैं वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज़ ऑफ आईसीटी इन ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटीज़ हैज़ द पोटेंशियल टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम। जो स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखी है हमें कि जो आईसीटी का यूज़ है उससे क्या हुआ है, इन ऑर्गेनाइजिंग लर्निंग टीचिंग प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटीज़, कि जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो आईसीटी का यूज़ होता है, उसमें आईसीटी में पोटेंशियल है कि वो लर्निंग आउटकम को भी ऑप्टिमाइज़ कर सकती है, उनको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, मतलब लर्निंग आउटकम पे भी ज़्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है आईसीटी की वजह से। स्टेटमेंट सेकंड है फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड सपोर्ट टू एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग सेशन। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का काम क्या होता है कि क्वालिटी इंक्रीज करना, एनहांस करना, तो वो बात भी सच है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा कि स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है, क्योंकि आईसीटी से क्या होता है, हमारे लर्निंग आउटकम अच्छे तरह से ऑप्टिमाइज़ होते हैं, ज़्यादा अच्छी तरीके से यूज़ होते हैं, और साथ साथ फॉर्मेटिव असेसमेंट क्वालिटी को एनहांस करता है, इम्प्रूव करता है, ये ऐसा सपोर्ट सिस्टम है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी 2 स्टेटमेंट वाला ही है। तो स्टेटमेंट 1 है कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग एंश्योर्स हाई रिलायबिलिटी। तो इसमें लिखा गया है वर्ड हाई रिलायबिलिटी, क्योंकि हम जो भी हम आंसर लिखते हैं उससे पहले हम चेक करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन मतलब किसी भी क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा तारीफ ना की गई हो और ना किसी की ज़्यादा बुराई। अगर कुछ भी ऐसा लिखा होता है कि सिर्फ ओनली की वही वो काम कर सकता है, तो इसका मतलब वो स्टेटमेंट पक्का ही गलत होगी। और ऐसा कुछ लिखा गया है कि सिर्फ वही काम कर सकता है, तो वो स्टेटमेंट भी गलत होगी, क्योंकि ना तो हम अकेले उसी को पे डिपेंड हो सकते हैं कि सिर्फ उसके अलावा कोई और काम कर ही नहीं सकता, और ना हम किसी को ज़्यादा नकार सकते हैं। तो वो दोनों ही सिचुएशन में दोनों स्टेटमेंट गलत होंगी।
तो इसमें लिखा गया कि हाई रिलायबिलिटी मीन्स सबसे ज़्यादा रिलायबिलिटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग से ही होती है। तो मीन्स सब पहले ही ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि हम किसी भी एक चीज़ पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रह सकते कि सिर्फ वही वो काम कर सकता है, बाकी कोई और नहीं कर सकता। इसने लिखा है कि अगर ये स्टेटमेंट होती है हमारी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग रिलायबिलिटी, तो वो बात सच थी कि कंप्यूटर से रिलायबिलिटी है। बट स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है कि कंप्यूटर जो टेस्टिंग होती है, जो वहाँ पे जो कंप्यूटर पर जो एग्ज़ाम होता है वो ज़्यादा रिलायबल होता है और वैलिड होता है इन द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन सेंटर्ड ऑन इफेक्टिव एंड कोग्निटिव डोमेन ऑफ बिहेवियर, कि जो हमारा कोग्निटिव और इफेक्टिव डोमेन ऑफ बिहेवियर के ऊपर जो इवेल्युएशन सेंटर्ड के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन है, सबसे ज़्यादा रिलायबल और वैलिड कौन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग को ज़्यादा महत्व दिया गया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, जो कि गलत होगा। स्टेटमेंट सेकंड है सपोर्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शनल मॉडल हैज़ अ ट्रेमेंडस पोटेंशियल टू मैक्सिमाइज लर्निंग, कि जो सपोर्ट मटेरियल है उन्होंने लर्निंग को मैक्सिमाइज़ किया है, लर्निंग आउटकम्स को मैक्सिमाइज़ किया है। तो ये बात सच है, क्योंकि सपोर्ट मटेरियल जो इंस्ट्रक्शनल मॉडल की फॉर्म में है उन्होंने ज़्यादा पोटेंशियल, उसमें ज़्यादा पोटेंशियल है लर्निंग को मैक्सिमाइज़ करने का, क्योंकि सपोर्ट मटेरियल का काम ही होता है कि लर्निंग जो हम सीख रहे हैं वो ज़्यादा बढ़े, हमारी लर्निंग अच्छी तरीके से हो, हमारे अच्छे लर्निंग आउटकम आए। तो सपोर्ट मटेरियल का काम यही होता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन। असर्शन गिवन है हमें टीचर लर्निंग सिस्टम इज़ टू बी इफेक्टिव मस्ट बी केयरफुली प्लान्ड एडिक्वेटली इम्प्लीमेंटेड एंड अप्रोप्रिएटली इवेलुएटेड, कि जो टीचिंग लर्निंग सिस्टम है वो तभी इफ़ेक्टिव होगी जब उसको अच्छे तरीके से प्लान किया जाए, अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और उसको बढ़िया तरीके से इवेलुएट किया जाए। तो स्टेटमेंट असर्शन सही है, क्योंकि टीचिंग लर्निंग जो सिस्टम है वो ज़्यादा इफेक्टिव कब होगा, जब उसकी प्लानिंग अच्छे से होगी। अब हमने कोई प्लानिंग तो बहुत बढ़िया तरीके से कर ली बट हमें इम्प्लीमेंट करना नहीं आया, तो वहाँ पर टीचिंग लर्निंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं होगा ना। तो वो अच्छा तभी होगा जब प्लान भी अच्छा होगा, इम्प्लीमेंट भी अच्छा होगा और साथ साथ उसको हम बाद में अच्छे से इवैल्यूएट भी कर सकते हैं। जब अगर हमने कोई प्लानिंग की है, वो हमने अच्छे से उसकी प्लानिंग की, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया, और अगर हमने इम्प्लीमेंट करने के बाद इवैल्यूएट नहीं किया कि जो हमने प्लानिंग की थी, जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की है, जब हमने उस प्लानिंग को लागू किया है, तो वो प्लानिंग हमारी कितनी इफ़ेक्टिव थी, कितनी इफ़ेक्टिव नहीं थी, जो हमने अपने प्लानिंग में जो टीचिंग लर्निंग में जो मेथड्स को यूज़ किया है वो इफ़ेक्टिव थे या नहीं। तो इवैल्यूएशन भी उतना ही अच्छे से होना चाहिए जितने अच्छे से हम प्लानिंग कर रहे हैं। इवैल्यूएशन का मतलब क्या कि हम जजमेंट दे रहे हैं किसी भी काम के ऊपर कि जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की है प्लानिंग की, जो हमने प्लानिंग की है वो कितनी अच्छे से हुई है, कितना इफ़ेक्टिव है, उसमें कहाँ कमी है, जहाँ जैसे भी अगर उसमें कुछ कमी है तो हम वहाँ पे हम उसको चेंज कर सकें। इवैल्यूएशन का मतलब होता है चेंज करना। उसके बाद स्टेटमेंट इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि कुछ कमी लग रहा है तो उसको हम अच्छे से इम्प्रूव करें। स्टेटमेंट रीज़न है उसके बाद इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग लर्निंग सिस्टम इज़ प्रिक्विस्टिव ऑफ ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। किसी भी एजुकेशन के किसी भी लेवल में मेन क्या होगा ज़रूरी कि टीचिंग इफेक्टिवनेस कैसी है। तो दोनों ही सही हैं और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक ही। तो स्टेटमेंट ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेवल ऑफ टीचिंग यूजेस हायर लेवल ऑफ कोग्निटिव एबिलिटीज़ एज स्पेसिफाइड इन ब्लूम टैक्सोनॉमी। कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग हायर लेवल ऑफ कोग्निटिव एबिलिटीज़ कहाँ होंगी। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग कौन से लेवल ऑफ टीचिंग में सबसे ज़्यादा कोग्निटिव एबिलिटीज़ होंगी। तो किस में होगी, रिफ्लेक्टिव लेवल में, क्योंकि रिफ्लेक्टिव लेवल ऐसा जो हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं, जिसको हम मेमोरी लेवल लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल विच इज़ हायर लेवल ऑफ टीचिंग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रिफ्लेक्टिव लेवल, जहाँ पे कोग्निटिव एबिलिटीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, सबसे ज़्यादा अच्छे लेवल पे होगा रिफ्लेक्टिव लेवल ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनोमेना एंड नोमिनी। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, इसमें सेकंड दे रखा है पोटेंशियल एंड एक्चुअल बीइंग, थर्ड दे रखा है सी माइंड एंड बॉडी ड्यूलिज्म, डी दे रखा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी
क्वालिटीज़, हमें इनको मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, मैच करना है। तो अपने को एक पता होना चाहिए इसमें बस, तो इन सब का हमें पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एक्चुअल बीइंग के बारे में किसने बात की है, माइंड ड्यूलिज्म के बारे में किसने बात की है। तो सबसे पहले हमें इनका पता होना चाहिए कि कौन सा किसके बारे में किसने बात की है। तो ये सब तो नाम याद रखने वाली बात है कि किसने कौन सा कंसेप्ट दिया है। तो अगर हमें इन चारों में से किसी एक कंसेप्ट का भी पता हो तो बाकी अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि मुझे पता था कि पोटेंशियल एक्चुअल बीइंग किसने दिया है, अरिस्टोटल ने दिया है, अरस्तू ने दिया है। तो अगर मैं बी का फर्स्ट लगा दूँ, पोटेंशियल एक्चुअल बीइंग किसने दिया है, अरिस्टोटल ने दिया है, तो बी का फर्स्ट। अब इन चार ऑप्शन में से बी का फर्स्ट किसका है, थर्ड ऑप्शन का। तो मीन्स थर्ड ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि इसके बाद आपको कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप एक चीज़ पे कंफर्म हो, एक चीज़ पे आप फोकस हो कि वो बिल्कुल करेक्ट है, तो बाकी अपने आप सही हो जाएंगे। तो उसके बाद ए का फोर्थ आ जाएगा, सी का सेकंड एंड डी का थर्ड। बट आपको एक का पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इंश्योरिंग इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट। कि इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इफ़ेक्टिव हमारे अच्छे उस व्यवस्था को करने के लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या होगा। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या होगा कि अगर हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने उस व्यवस्था को इफ़ेक्टिव बनाना है। तो इसमें चार ऑप्शन। फर्स्ट है कि चेंजिंग द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप, कि वो तो ये कुछ डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है कि हम अपने इंडिविजुअल की, ग्रुप्स की नॉलेज को चेंज कर सकते हैं। सेकंड है चेंजिंग द स्किल, तो वो भी कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, क्योंकि अगर किसी इंडिविजुअल, किसी ग्रुप को कोई स्किल नहीं आती तो हम उसको वो सिखा सकते हैं, मीन्स उसकी स्किल में चेंज आ सकता है। थर्ड है चेंजिंग द एटीट्यूड, तो वो भी कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। बट फोर्थ है चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप, किसी के बिहेवियर के, किसी ग्रुप के, किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को चेंज करना सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा इफेक्टिव रूप से, उस व्यवस्था को अच्छे से लागू करना है, तो किसी के बिहेवियर को चेंज करना, व्यवहार में परिवर्तन लाना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क होगा। तो ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर रहेगा इसका, चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इसमें दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है, यूज़ ऑफ स्पोर्ट मटेरियल ड्यूरिंग टीचिंग कैन रिप्लेस टीचिंग एक्ट इफ़ यूज्ड केयरफुली। कि अगर हम स्पोर्ट मटेरियल का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा, टीचिंग के दौरान अगर हम स्पोर्ट मटेरियल का यूज़ करते हैं तो वो टीचिंग एक्ट को अपने आप बदल देगा, मतलब वहाँ पे आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हमने आज की वीडियो में क्वेश्चन किया था कि स्पोर्ट मटेरियल हमारे लर्निंग को ऑप्टिमाइज़ बनाता है, लर्निंग आउटकम्स को इफेक्टिव बनाता है, उसको ईजी बनाता है। बट वो टीचर को चेंज कर देगा, वो टीचर की जगह ले लेगा, ऐसा नहीं हो कि अगर हम स्पोर्ट मटेरियल यूज़ कर रहे हैं अपना कुछ, जैसे कि हमने लेक्चर मेथड यूज़ कर रहे हैं, हम साथ साथ हमने स्पोर्ट मटेरियल में यूज़ कर लिया कि हमने अपना वीडियो प्रेजेंटेशन शुरू कर दी, तो उससे क्या होगा कि वो स्पोर्ट मटेरियल हो गया, बट वो टीचिंग को रिप्लेस कर देगा। देखो, कोई भी मेथड हो, कोई भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, बेशक आईसीटी ही क्यों ना हो, बट वो भी टीचिंग को, टीचर को वो रिप्लेस नहीं कर सकती। कोई भी मेथड, कोई भी मटेरियल हमारे टीचर की टीचिंग की प्लेस नहीं ले सकता। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो प्रॉपर इनकरेक्ट है, बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, क्योंकि वो हम इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी मेथड गिवन होगा स्टेटमेंट में आने वाले एग्जाम के अंदर, तो आपको वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट करना है, बिकॉज कोई भी टीचर की प्लेस नहीं ले सकता। सेकंड स्टेटमेंट है, ऑनलाइन मेथड ऑफ इफेक्टिव सप्लीमेंट फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। कि जो ऑनलाइन मेथड है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। वो इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि उससे टीचिंग और लर्निंग की क्वालिटी इंप्रूव हुई है। तो वो बात सच्ची है, वो बात सच है, क्योंकि ऑनलाइन मेथड्स की वजह से टीचिंग की, लर्निंग की, क्योंकि जो लर्नर्स हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाते हैं ऑनलाइन मेथड्स की वजह से। कि अगर उनको लेक्चर मेथड जो उन्होंने यूज़ किया अपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और उसके बाद उनको कुछ डाउट है, तो वो ऑनलाइन मेथड से और ज़्यादा अच्छे से लर्न कर सकते हैं उसी कंसेप्ट को लेके। तो ऑनलाइन मेथड क्या ज़्यादा इफेक्टिव है, ऑनलाइन मेथड इफेक्टिव है कि उससे टीचिंग और लर्निंग की क्वालिटी इंप्रूव हुई है। तो स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, बट स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, क्योंकि कोई भी टीचर का प्लेस नहीं ले सकता, और स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है इसका। आज हमने डिस्कस किए टोटल 15 क्वेश्चन। आप हमें बताइए कमेंट में कि आपको 15 में से कितने आउट ऑफ 15 कितने मार्क्स आए आपके, कितना स्कोर किया आपने, ताकि पता चले कि PYQ
भी सॉल्व करने में आपको ईज़ी हो रहा है या कुछ डाउट होगा तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, ताकि कुछ डाउट हो तो हम उसके ऊपर वापस वीडियो बनाएँ। आपको उस टॉपिक की, उस कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि आपको आगे जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में ईज़ी हो। असर्शन रीज़न को हमने बात की थी, आज बिकॉज़ ला के सॉल्व करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको वो वीडियो समझ में आई है कि नहीं आई है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।